लाल चौक बेशक आपको बड़ा एक अट्रैक्टिव नाम लगता होगा, लेकिन अंदर अंदर से खोखला है। मुझे बताओ, खोखलापन आप दूर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुझे बताओ, लाल चौक घंटाघर ही नहीं है, घंटाघर से बाहर भी लाल चौक है। कुछ गलतियां भारतीय जनता पार्टी की भी होंगी, मैं 100% ये नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ गलत होगा वो मैं गलत बोलूँगा। तो मेरा मानना ये है कि मुसलमानों को अगर अपनी बात रखनी है, अपनी रिप्रेजेंटेशन रखनी है, उनको भारतीय जनता पार्टी में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। जो सच की राजनीति होगी वही करेंगे। हमारा काम है आपका डेवलपमेंट, वो हमारी प्रायोरिटी है। कल मोदी जी ने भी आपको बोला कि भाई आप एक बार जिता के लाओ, हम आपको मुस्लिम लीडरशिप दे देंगे। बटमालू स्टैंड को हम लोग रिटर्न करेंगे। बटमालू देखो, इतनी बड़ी ज़मीन थी, इतनी गाड़ियाँ आती थी, कितना रोजगार होता था। भाई अचानक गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन सा फैसला कर दिया। कहावत है, अगर आप कन्वीनियंस नहीं करोगे लोगों को, उनको कंफ्यूज करो। और आज पीडीपी और एनसी लोगों को कंफ्यूज कर रही है। पहले मरहले की वोटिंग के बाद दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ गई है और हर उम्मीदवार वोटरान को अपनी जानिब माइल करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी अहमियत की हामिल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और 11 उम्मीदवारों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, अपनी पार्टी, पीडीपी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस खुसूसी बातचीत के लिए हमारे साथ लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन हैं। एजाज साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आए, उन्होंने आपकी कैंपेन की, लोगों से अपील की कि इंजीनियर एजाज हुसैन को कामयाब बनाएं। बड़ी रिस्पांसिबिलिटी भाजपा की जानिब से और हाई कमांड की जानिब से आपके कंधों पर। क्या ग्राउंड सिचुएशन आप देखते हैं, क्या उठा पाएंगे? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब वो कल हमारे लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, एक बहुत ही बड़ा उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में हुआ और दूसरा एक जोश और जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं में उभरा। मैं मानता हूँ उसके आने से बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि उनने जो लोगों के बीच में संवाद किया और उनको अपना मैनिफेस्टो भी बताया कि हम लोग आपके लिए क्या करना चाहते हैं। ख़ुसूस तौर उन्होंने बोला कि हम लोग फ्री पावर सप्लाई करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में जितने बीपीएल फैमिलीज़ है, और साथ में कोई ऐसी महिला होगी जो हेड ऑफ़ फैमिली होगी, उसको पर साल पर ईयर 18,000 रुपये दे देंगे। और 10,000 किसानों को 10,000 किसानों को। और जो गोल्डन कार्ड का जो राशि है वो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख हो जाएगा। साथ साथ में जो हमारा मैनिफेस्टो, अपना पर्सनल मैनिफेस्टो जो हमने पर्टिकुलरली लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रखा है, अगर उस मैनिफेस्टो पे हम लोग काम करेंगे और लोग उसको सराहेंगे, मैं मानता हूँ कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो लाल चौक में आने वाले समय में कमी होगी। एक जानिब पीडीपी के ज़ुहैब मीर हैं, दूसरी जानिब एहसान परदेसी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अपनी पार्टी के अशरफ मीर भी। उनकी रैलीज में भी लोगों की कसीर तादाद है, आपकी रैलीज में भी। आपकी रैली में जो ये लोग हैं, क्या ये वोटरान में तब्दील हो पाएंगे? मुकाबला कैसा देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जब मैंने डीडीसी चुनाव लड़ा तब भी लोगों को अप्रेंशन था कि बीजेपी, पहले तो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट जब मैंने डीडीसी के चुनाव लड़े, मैंने उस टाइम भी अपने लोगों को, जब मैं डोर टू डोर गया, उनके साथ इंटरेक्ट किया, तब भी लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था, अपोजिशन ने, कि भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी है, आप इसको वोट मत दो। लेकिन मैं जब गया, मैंने उनके सामने डेवलपमेंट के नारे रखे। मैंने बोला भाई जो आपके 70 साल से डेवलपमेंट रुकी हुई है वो हम करके दे देंगे। उसमें बेसिक जो फैसिलिटी थी प्ले फील्ड की, 70 साल हमारे यूथ्स ने 2 चीफ मिनिस्टर्स को, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ये दोनों हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद भी इन्होंने कभी परवाह नहीं की हमारे युवाओं को लेके। और जब मैं खुद आया तब जाके मैंने प्ले फील्ड दिया, और एक नहीं 5 प्ले फील्ड्स मैंने अपने इलाकों में दिए। और दूसरा, जो हमारी पानी की बहुत बड़ी समस्या थी हमारे इलाकों में, जो वाटर पाइपलाइन इस मास्टर प्लान था, पूरा लीकेज होता था, गंदगी जाती थी उसमें, उसी से हम लोग वज़ू करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, उसी से हम लोग खाना भी पकाते थे। तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। उस समस्या को मैंने हल किया। मैंने कम से कम 4 वाटर सप्लाई स्कीम्स वहाँ पे दे दी। पावर का बहुत बड़ा आउटरेज होता था, हमारा जो रिसीविंग स्टेशन है वो अपग्रेड नहीं हुआ था कभी, उसमें मैंने अपग्रेडेशन किया और 10 MVA ट्रांसफार्मर नया लाया वहाँ के लिए। और जो प्रोटेस्ट होते थे हर साल पानी को लेके और बिजली को लेके, कोई ऐसा गांव नहीं था, चाहे खुनमू है, बालामा है, जेवन है, हर साल उनके प्रोटेस्ट होते थे। लेकिन 2 साल से कोई एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने वहाँ पे काम किया। मैं मानता हूँ काम के बल पे इस बार लोग वोट दे देंगे। इस बार लोगों को ये नहीं चाहिए, खोखले वादे नहीं चाहिए। 70 साल से तो लोग यही सुन के आ रहे हैं जो एनसी कर रही है। कभी सेल्फ रूल बता रही थी, कभी ऑटोनॉमी बता रही थी, कभी रायशुमारी बता रही थी, कभी कुछ बता रही थी। मैं बोलता हूँ भाई जो चीज़ें होने को होता है, एक एमएलए की हैसियत क्या होती है, उसके लोगों के काम करने होते हैं, डेवलपमेंटल एजेंडा होता है। ना कि एमएलए का हैसियत होती है भाई पाकिस्तान से बात करो, 370 वापस लाएंगे।
ये तो अननेसेसरी चीज़ है। यानी कि बतौर डीडीसी जो आपने तरक्याती काम किया है उनकी बिना पर लोग आपका इंतखाब करेंगे, और वो जो बड़े काज की बाकी पार्टीज बात कर रही हैं, लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है, उनकी प्रायोरिटी डेवलपमेंट रही है हमेशा के लिए। ये हमेशा देखो, एक कहावत है, अगर आप कन्वीनियंस नहीं करोगे लोगों को, उनको कंफ्यूज करो। और आज पीडीपी और एनसी लोगों को कंफ्यूज कर रही है, कन्वीनियंस नहीं कर पा रही है। आप बताओ ना मुझे, चाहे जो भी कैंडिडेट है, चाहे एनसी का हो, पीडीपी का हो, अपनी पार्टी, वो एक काम गिनाए अपना, मैं उनको 50 काम गिनाऊंगा। कोई ऐसा इलाका नहीं होगा लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैंने काम नहीं किया होगा। मैं ऐसे थोड़ी काम कर रहा हूँ। हम लोग समाज सेवक लोग हैं, हम लोग लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं। चुनाव तो अभी 2 महीने पहले घोषणा हुई, 1 महीने पहले, लेकिन मैं 4 साल से लोगों के बीच रह रहा हूँ। लेकिन उनका ये कहना है कि जितने तरक्याती काम हुए हैं हमारे दौरे हुकूमत में हुए हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हमने बनाए हैं, सड़कें हमने बनाई। अरे सर, वो लोगों को पता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो हमारे इलाके, चाहे खुनमू हो, बालामा हो, जवन हो, पांचोक हो, अथवाजन हो, यहाँ हमारे जवन, पांचोक, अथवाजन में हमारी स्टून की ओर चलती थी। उनको बंद करने वाले पीडीपी के हैं। पीडीपी जमात थी जो बंद की, आज अशरफ मीर उसी जमात से उठ के अपनी पार्टी में गया। लेकिन लोग थोड़ी भूलेंगे, उनको तो काम चलाया हम लोगों ने। हमने वाटर सप्लाई स्कीम्स दी, अगर उन्होंने दिया होता तो हमें क्या ज़रूरत थी। अगर हमने 5 प्ले फील्ड्स दिए, उनके टेन्योर में 70 साल में क्या दिया उन्होंने। हमने जितने स्कूल्स थे सबका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अपग्रेड किया वहाँ पे। मैं ऐसे भी स्कूल में आपको वसूख के साथ बोलता हूँ, आप हमारे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए, प्राइवेट स्कूल में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा जितना हमने गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उतने स्मार्ट क्लासेस प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। मैं बोलता हूँ हमने गरीबों के लिए खदमत करनी है, गरीबों का काम करना है। जो अमीर होता है वो तो किसी भी बड़े स्कूल में जाता है, अपने बच्चे का एडमिशन करवाता है। भाई उसको गरीब की कौन सुनवाई होती है? तो कहाँ गरीबों की आवाज? हम गरीबों की आवाज बनेंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम उन बहनों की सुनवाई करेंगे जिनका कोई भाई नहीं है। हम उन बुजुर्गों के साथ खड़े रहेंगे जिनके जो बेस से आ रहा है, हम उनके लिए काम करेंगे। यहाँ हजारों मसले मसाइल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लाल चौक बेशक आपको बड़ा एक अट्रैक्टिव नाम लगता होगा, लेकिन अंदर अंदर से खोखला है। मुझे बताओ, खोखलापन आप दूर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुझे बताओ, लाल चौक घंटाघर ही नहीं है, घंटाघर से बाहर भी लाल चौक है। मुझे बताओ, बटमालू हो, सलना हो, आलूची बाग हो, ये सारे इलाकों में बहुत सारा काम होने वाला है और बहुत सारा काम करेंगे। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन खाली हमारा घंटाघर ना रहे, इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे। हमने अपने मंसूर में भी रखा है, बटमालू स्टैंड को हम लोग रिटर्न करेंगे। बटमालू देखो, इतनी बड़ी ज़मीन थी, इतनी गाड़ियाँ आती थी, कितना रोजगार होता था। भाई अचानक गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन सा फैसला कर दिया, भाई वहाँ के हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। वहाँ जिसने इन्वेस्टमेंट की थी दुकानों के लिए, कोई रेडी वाला था, कोई पटरी वाला था, वो तो बेचारे बेघर हो गए। उनके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या अपना ये मंशूर आप लोगों को कन्वे करने में कामयाब हो पा रहे हैं? लोगों की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, लोगों को काम चाहिए आज, लोगों को खोखले दावे नहीं चाहिए। 70 साल से तो खोखले दावे करते आए, अगर हम भी वही बोलेंगे। देखिए, मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं कोई झूठ की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई झूठ आपको फ्रेम में लाने से कोई अच्छा ही नहीं होगा। मैं आपको सच बोलूँगा, जो सच की राजनीति होगी वही करेंगे। हमारा काम है आपका डेवलपमेंट, वो हमारी प्रायोरिटी है। कल मोदी जी ने भी आपको बोला कि भाई आप एक बार जिता के लाओ, हम आपको मुस्लिम लीडरशिप दे देंगे। 2 चीज़ें, एक तो डेवलपमेंट होना है और दूसरा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव भी बनना है। आज तक मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में इतने सारे मुस्लिम हैं, एक मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, बताओ जो बीजेपी में कई अच्छी पोजीशन पे होगा। जब लोग जिता के लाएंगे तब ना अच्छी पोजीशन पे जाएगा। पार्टी कितना आपको सपोर्ट करेगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये चीज़ है भाई या भाजपा को लेकर जो उनकी नाराज़गी है, वो नाराज़गी आप दूर करके मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जो नाराज़गी है, कुछ गलतियाँ भारतीय जनता पार्टी की भी होंगे, मैं 100% आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ गलत होगा वो मैं गलत बोलूँगा, जहाँ अच्छा होगा वो मैं अच्छा बोलूँगा। मेरा ये मानना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल सेटअप है। भाई हम इसको क्यों रिलीजियस कलर देते हैं? हम क्यों बोलते भाई हिंदुओं की पार्टी है? हम नहीं बोल सकते भाई। यानी कि आपकी प्रायोरिटी पार्टी कम, लोग ज्यादा है? हाँ, नहीं, लोग भी है, पार्टी भी है, ऐसा नहीं है। दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी पार्टी रहेगी तब लोग रहेंगे, तब जब लोग रहेंगे तब पार्टी रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, लोगों को इस पार्टी में आना चाहिए,
क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई मजहबी पार्टी नहीं है कि आपने जी इसमें आ गए तो आपने मजहब अपना चेंज किया, ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल सेटअप है। मेरा मानना ये है कि मुसलमानों को अगर अपनी बात रखनी है, अपनी रिप्रेजेंटेशन रखनी है, उनको भारतीय जनता पार्टी में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। पहले तो हम ये बोलते थे कि भाई बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, अब इस बार 19 लोगों को टिकट मिली, भाई 19 में तो 4 लोग जिता के लाओ, वो जो आपकी सुनवाई करेंगे, जो आपकी बात रखेंगे। मुझे बोलो, क्या हमारे कश्मीर के लिए दिल्ली से लोग आएंगे जो बात करेंगे? क्या पंजाब से उठ के लोग आएंगे जो यहाँ की बात करेंगे? यहाँ की बात तो हम लोग समझते हैं ना, हमें पता है क्या मसले मसाइल है। जो ये नैरेटिव बना हुआ है कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम पार्टी है, उसे आपने कहा। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मुसलमान आते ही नहीं इस पार्टी में, और मुसलमानों की बात कौन करेगा भाई साहब? अब मुझे बोलो, क्या हिंदू मुसलमानों की बात करेंगे? क्या सिख समुदाय के लोग मुसलमानों की बात करेंगे? भाई हर कोई कम्युनिटी में अपना अपना लीडर होता है जो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप भी अपने कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन दो, वो आपकी बात रखेगा, है ना? तो मैं अपने भाइयों से फिर अपील करता हूँ, एक बार आप सच को मौका दो, एक बार डेवलपमेंट को मौका दो। आपको हर कोई मतलब सेंटिमेंट्स में जोड़ रहा है, और सेंटिमेंट्स की वजह से हम लोग इतने तबाह हो गए। आप धीरे धीरे कश्मीर ट्रैक पे आ रहा है। आप देखो टूरिज्म कितना अच्छा बढ़ रहा है। अब आज पत्थरबाजी नहीं हो रही, आज स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, आज रेडी वाला भी मजदूरी करता है, आज ऑटो वाला भी अपना दिन का कमाई करता है, आज होटलियर वाले के पास भी काम है, आज ट्रांसपोर्टर्स भी खुश है। मैं बोलता हूँ यार बदलाव चाहिए हम लोग। अब बहुत कम वक्त रह गया है कैंपेन चलाने के लिए। आप क्या समझते हैं, आपका मुकाबला किसके माबे? देखिए मुकाबला ये तो लोग डिसाइड करेंगे। देखिए हमारा काम था लोगों के बीच में रहना, लोगों के बीच में जाना। मैं मानता हूँ कि लोग बेटर है जज करने के लिए। हम लोग कौन होते भाई, हमें क्या पता कौन पार्टी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? वो लोग पैसा भी खर्चा कर रहे हैं। आपकी तरजीहात सिर्फ लोगों की? मेरी लोगों की तरजीहात है। और दूसरा, हम लोगों के पसीने से हम जीत के आएंगे। हमें कोई पैसा नहीं है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद हूँ मैं। आप नोट करिए, आज ये पहली सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान खुद जिता के लाएंगे, क्योंकि मुसलमानों को आज रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और फील होता है हम लोग को भी कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो हमारी बात करेगा। यानी कि उस खला को आप पुर करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहिए ना। मुझे बताओ ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग सुन रहे होंगे इस चीज़ को, जो एक कम्युनिटी सुन रही होगी, वो खुद डिसाइड करेगी क्या एजा सच बोलता है या गलत बोलता है। यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर इस पार्टी में होंगे तो वो उनकी बात भी रख पाएंगे खुलकर। भाई मुझे बताओ ना, जब मुसलमानों की कौन सुनवाई करेगा यार? मुसलमान ही तो करेगा। जो मुसलमानों की इशू है वो तो मुसलमान ही देखेगा, जो कश्मीर के इशू है वो तो एक कश्मीरी ही देखेगा। भाई जब तक आप रिप्रेजेंटेटिव दोगे नहीं, फिर आप दोष देते हो जी बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। भाई वो तो आपकी बात क्यों करेगा जब आप मुसलमानों को मौका ही नहीं देते हो? अपने लोगों को मौका दो। और दिल्ली में सरकार है, ये जितनी पार्टियां हैं, खुदा न करे अगर ये कल जीत भी जाते हैं, ये कल को लोगों को फिर झूठ बोलेंगे कि एलजी साहब तो सुनते ही नहीं है किसी की, हमें तो कोई काम होगा ही नहीं। मैं बोलता हूँ भाई एक बार मौका दो। दिल्ली में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने वाली है, उसमें हम लोग एक अच्छी भागीदारी ले लेंगे और अपने भाइयों के लिए काम करेंगे। मैंने जो मैनिफेस्टो में रखा है कि गरीबों के लिए हम लोग 5 मरले दे देंगे। मैं वही पूछना चाह रहा था, क्या क्या प्रायोरिटी? बिल्कुल, जिनके जो लैंडलेस मेरे भाई है, मैं जाता हूँ परिवारों में जिनके घरों में 4-4 बेटियां हैं, 4-4 बेटे, जवान बेटे हैं, और उसका बुजुर्ग बाप बड़ा परेशान होता है कि फ्यूचर में ये लोग क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे। मैं उनके लिए काम करूंगा। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है यहाँ पे, लाल चौक से लेके खुनमु तक हज़ारों में स्ट्रीट वेंडर्स है। मुझे पता है जब एक स्ट्रीट वेंडर की बेटी की शादी होती है ना, जब उसको ससुराल वाले पूछते तेरा टॉन्ट करते, तेरा बाप तो रेड़ा चलाता है, ऐसे टॉन्ट करते, तो उसको शर्म के मारे अपने गर्दन झुकानी पड़ती है। यानी कि वो माली हालत आप सुधारना मैं सुधारूंगा और मैं एश्योर करूंगा कि उनके लिए डिग्निफाइड लिविंग हो, उनके लिए प्रॉपर स्पेसेस हो और उनके लिए प्रॉपर दुकानें हो जहाँ पे वो एक डिग्निफाइड लिविंग कर सके। उसके बाद जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स है, भाई ऑटो चलते हुए तो मुझे 20 साल हो गए, लेकिन मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि यहाँ की सरकार कर क्या रही है। यहाँ मतलब आज तक क्यों ऑटो यूनियन या जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, आज तक उनके स्टैंड्स क्यों नोटिफाई नहीं हुए? अगर सोमो के स्टैंड्स नोटिफाई हो सकते हैं, आपके टाटा गाड़ियों के स्टैंड नोटिफाई हो सकते हैं, ऑटो स्टैंड के भी नोटिफाई होने चाहिए। और मैं उनको वादा करता हूँ अपने, क्योंकि वो गरीब परिवारों से लोग हैं। ऑटो कौन चलाएगा भाई? 1-2 लाख में वो बेचारा लोन लेता है और फिर ऑटो चलाता है, वो तो गरीब परिवार के लोग हैं। मैं उनसे आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके साथ आपका भाई खड़ा है। इंशाल्लाह जब भी मैं जीत के आ जाऊँगा, आप
आपसे वादा करता हूँ, सबसे पहला काम मैं यही करूँगा कि जितनी जगह जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए तो पार्कें बनाई हैं आपने 50-50 कनाल पे, उनका अपना फैट कम करने के लिए वो दौड़ेंगे। भाई गरीब जनता जिनको भूखे, जिनको खाने के लिए नहीं है, भूखे है, उन बेचारों के लिए आप लोग कुछ नहीं सोच रहे हो। मैं बोलता हूँ इस बार गरीबों की सरकार बनने वाली है, इस बार हमारी यतीम बहनों की सरकार बनने वाली है, इस बार हमारी बुजुर्गों की सरकार बनने वाली, इस बार हर किसी की सुनवाई होने वाली है। मैं इतना वादा करता हूँ अपने लोगों के साथ। चलिए, हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के जो अवाम, खासकर लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, उन्हें तामीर और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और भाजपा में अपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भेजने चाहिए ताकि वहाँ पर जाकर वो उनकी तर्जुमानी कर सकें। बात कर रहे थे भाजपा के लाल चौक से उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।